श्रद्धेय गुरुजनों एवं प्रिय मित्रों, आज ये हम लोग एक सप्ताह की ये आयोजन शुरू कर रहे हैं, जिसका विषय है नाट्य समीक्षा। जो मुझे विषय दिया गया है वो है कि कल नाट्य समीक्षा क्या थी और आज क्या है, कल, आज और कल। तो सब्जेक्ट यही है, थीम यही है कि नाट्य समीक्षा। हो सकता है ये बहुत पुरानी बात हो गई, आजकल नाट्य समीक्षा पर कोई बात नहीं करता। हम लोग आज नाट्य समीक्षा का जो स्वरूप देखते हैं वो ये देखते हैं कि कोई नाटक होता है और एक दिन अगले दिन अखबारों में उसके बारे में लिखा रहता है। अखबारों में उसके बारे में लिखा रहता है, सूचनाएं होती हैं कि किस संस्था ने नाटक किया, कौन सा नाटक किया, लेखक और निर्देशक का नाम क्या था, उसकी कथा वस्तु क्या थी और उसका क्या प्रभाव हुआ, और अभिनेताओं का नाम, और एक फोटोग्राफ के साथ ये अखबारों में छपता है। इसे आमतौर पर नाट्य समीक्षा मान लिया गया है, लेकिन ये समाचार के पृष्ठ में छपने वाली ये जो सूचनाओं का इकट्ठा होना है, ये नाट्य समीक्षा नहीं है, ये रिपोर्ट है। नाटक के बारे में रिपोर्टिंग की गई समाचार के पेज में। बिल्कुल बुनियादी बात से हम लोग शुरू कर रहे हैं। अब जो समीक्षा का कोई पेज होता तो नहीं है, लेकिन समीक्षा का एक पेज जब जिन अखबारों ने दिया है, उन लोगों ने एक पूरा पेज की समीक्षा, नाटक की समीक्षा, गायन वादन, फिल्म की समीक्षा, एक पूरा विचार का पेज होता है। उसमें छपने वाले जो आर्टिकल्स हैं उसको हम लोग नाट्य समीक्षा कहते हैं। ठीक है, कहते हैं कि नाटक जो रिपोर्टिंग है, रिव्यू है, दोनों में कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि रिव्यू आमतौर पर दिखता नहीं है और नहीं होता है, वो नाटक की समीक्षा नहीं है, की गई होती है। और चूंकि सकता है उनके बारे में दे दिया जाता है, तो सारे रंगकर्मी उसी को अंतिम प्रशस्ति रख लेते हैं। ये उम्मीद भी नहीं करती होगी। तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में इतने सारे लोग आ गए, सभी मुझे नमस्कार कहने, प्रणाम करिए और सभी शुभ संध्या। प्रशांत हैं, अमन हैं, सरिता जी हैं, कोयल हैं। तो हम लोग यहाँ पर थे कि जो सूचनाएं हैं, जो रिपोर्टिंग है, जो समाचार पेज में छपती हैं, वो नाट्य समीक्षा नहीं है। नाट्य समीक्षा के लिए जो विचारों का पेज होता है अखबारों में या पत्रिकाओं में, जब उसके बारे में विस्तृत विवरण दिया गया होता है, उसको एक प्रकार माना जाता है, ऊपर लिख दिया जाता है कि नाटक की समीक्षा है। अब जो आजकल बहुत कम छपती हैं, बल्कि अखबारों में इसके लोग नहीं होते हैं, जो होते उन्हें और चीज़ों की, और उसके साथ उन्हें के बारे में भी लिखना पड़ता है, उसे ही हम मान लेते हैं और उनसे इसलिए। लेकिन नाट्य के समीक्षक अलग होते हैं जो इसके बारे में लिखते हैं। लेकिन नाट्य समीक्षा की भूमिका मेरे ख्याल से पिछले 60-70 सालों में कुछ तत्व निर्धारित कर दिए जा चुके हैं, जिसमें कि नाटक के जो तत्व होते हैं उसी को समीक्षा के तत्व मान लिए गए हैं। कथा वस्तु, अंतर वस्तु, उसका विचार यानी कि आइडिया, फिर उसका निर्वहन, उसका शिल्प, उसकी प्रविधि और उसको कैसे प्रस्तुत किया गया और प्रभाव कैसा हुआ, यही मानदंड चला आ रहा है। लेकिन मानदंड को या मापदंड को हम लोग बदलती भी रहे हैं, समय समय पर नए मानदंड भी स्थापित और प्रतिष्ठित होते रहे हैं। मैंने नाट्य से शुरुआत की, या मैं कौन होता हूँ नाट्य समीक्षा पर बोलने वाला, उसके लिए एक छोटा सा परिचय मैं दे दूँ
कि 1981 से लेकर के 1987 तक मैं अंग्रेज़ी में कलाओं पर समीक्षा करने की नौकरी करता था इलस्ट्रेटेड वीकली में। प्रीतिश नंदी हमारे एडिटर थे। उसके बाद में 1987 से लेके 98 तक स्वतंत्र भारत अखबार में नौकरी, सभी कलाओं के, संगीत हो हुआ उसके बाद 98 तक वहाँ मैं नाट्य समीक्षा की, कला समीक्षा की का जॉब करता रहा। ऐसा अखबारों में प्रथा ही नहीं थी, परंपरा नहीं थी कि सिर्फ आर्ट पर लिखने के लिए किसी को सैलरी दी जाए। और उसके बाद फिर 98 से लेकर 2004 तक मैं राष्ट्रीय सहारा और सहारा समय में कला समीक्षा की नौकरी मैंने की। और उसके लेकर के 2013 तक मैंने दी हिंदू में वही सेम कला समीक्षा, विशेषकर संगीत, शास्त्रीय संगीत की समीक्षा करता रहा। यानी अगर 81 से 2013 तक की पूरी इस यात्रा को देखा जाए तो 32 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ, कलाओं की समीक्षा, कलाओं के बारे में लिखना, और इसी की मैं नौकरी करता आ रहा हूँ। हमारे यहाँ ये प्रथा नहीं थी। हमारे यहाँ प्रथा ये थी कि अगर पंडित रविशंकर जी ने कहीं सितार बजाया, उनका कंसर्ट हुआ या कोई ड्रामा हुआ, तो बाहर से किसी व्यक्ति को लिखवा के कुछ पारिश्रमिक दे दिया जाता था। आज भी किसी भी अखबार या पत्र पत्रिका में फिल्म समीक्षक या नाट्य समीक्षक या संगीत समीक्षक के लिए कोई पद नहीं है, और वो तक लगातार किया। उसी तरफ से जो कुछ मुझे समझ में आया आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो जब हम दूसरों की नाट्य समीक्षाएं पढ़ते थे हिंदी में, तो मैं देखता था कि उसमें हमारे अग्रज थे नेमी चंद जैन जी, वो दिनमान में लिखा करते थे। मैं उनका पढ़ता था और उसमें यही मानदंड थे कि जो नाटक, जो लिखा हुआ नाटक है, उसके जो तत्व हैं, यानी नाट्य के जो तत्व हैं, वही मंचस्थ नाटक यानी कि ड्रामा के भी तत्व होंगे समीक्षा करने के लिए। जैसे कि उसका विचार, सेंट्रल आइडिया, नाटक क्या है, उसका कथोपकथन, अभिनय, फिर निर्देशन भी जुड़ा, उसके बाद फिर उसका प्रभाव क्या बना। फिर 70 के दशक से लेकर के 90 के दशक के बीच में जो तत्व है नाट्य समीक्षा के, उनको बदले भी जाते रहे। नए नए समीक्षक आते थे और उनके मानदंड या मापदंड यानी कि पैरामीटर्स को बदलते भी रहे और इम्प्रूव करते रहे, मॉडर्न। लेकिन इस पूरे नाट्य समीक्षा के जगत में रहते हुए और कलाकारों के बीच रहते हुए मैंने ये पाया कि नाट्य समीक्षा इतना नहीं है, कि हमारा जो शास्त्र है नाटकों के बारे में या संगीत या कलाओं के बारे में सोचने का, जो हमारे यहाँ का शास्त्र है, वेद है, वो है पंचम वेद। और मेरे ख्याल से पूरी पृथ्वी में ये एकमात्र वेद है जो कलाओं के लिए है और सबसे प्राचीन है, यहाँ तक कि एरिस्टोटल के पोएटिक्स से भी प्राचीन। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसको रचा गया था और एक बहुत ही वॉल्यूमिनस ग्रंथ है जिसको हम लोग आज नाट्यशास्त्र के नाम से जानते हैं। उसको नाट्यवेद, शास्त्र शब्द का प्रयोग भी नाट्य के लिए हुआ है और नाट्य शब्द का प्रयोग भी शास्त्र के लिए हुआ है। इसमें रुचि रखते हैं तो अजैब शाह द्विवेदी जी की किताब है नाट्यशास्त्र की परंपरा और दशरूपक, इसको आप पढ़ सकते हैं। उसमें डिटेल में दिया हुआ है। हम लोग आज जिसे शास्त्र और नाट्य समझते हैं, वहाँ उस अर्थ में भाषा कुछ और होती थी जो आज भी हमें प्राचीन लगती है और हम उस शास्त्र में जाना नहीं चाहते हैं। आज हम इतने आधुनिक यहाँ तक आ गए हैं और पिछले 3000 सालों में, 2500 सालों में हमने जो यात्रा तय की है उसमें एक भाषा भी बदल गया, लेकिन उसमें उसका जो इनर कैरेक्टर है वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ऐसा वेद है हमारे कलाओं के लिए, कलाकारों के लिए। उसको जानने से कलाकारों को ही फ़ायदा होता है। वो कह रहा है कि जब आप कला कर्म में जुड़े हैं, अगर आप कलाकार हैं और आप अभिनेता हैं या आप संगीत से जुड़े हैं या नृत्य से जुड़े हैं, तो की प्रतिभा है और आप इसकी साधना करके जब आप इसमें निपुण होते हैं, पारंगत होते हैं और लोगों को मनोरंजन करते हैं, देते हैं, तो ये चेतना का सिर्फ एक हिस्सा हुआ। अभी चेतना के दूसरे हिस्से भी होते हैं, इसकी ओर नाट्यशास्त्र या नाट्यवेद इशारा करता है। वो कहता है कि जब आप में एक प्रतिभा है और आप बहुत अच्छे नर्तक हो गए हैं, आप बहुत अच्छे अभिनेता हो, पूर्ण नहीं है, ये अधूरा है। इसको पूर्ण करता है चेतना, उसका दूसरा शेड,
वो है जीवन, लाइफ इटसेल्फ। लाइफ को समझना, जीवन को गहराई से जानना और जानते हुए कला को इससे प्रेरित करना और प्रतिकृत करना, ये एक कलाकार को पूर्ण करता है। यानी जब तक एक कलाकार सिर्फ अपनी प्रतिभा और उस कला को लेकर है तो वो अधूरा है, और जब वो अपने जीवन का भी समन्वय करता है, अच्छा मन की कला पर उसका प्रभाव दिखने लगता है। इसलिए बड़े लोग हमेशा ये कहते रहे हैं कि पहले तुम अच्छे इंसान बनो, तुम अच्छे कलाकार अपने आप बन जाओगे। अच्छा अभिनेता, सितार शिल्पी होने से पहले, नर्तक होने से पहले पहले तुम अच्छे मनुष्य बनो। इस तरफ से शुरुआत करता है हमारा नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र बहुत ही वॉल्यूमिनस ग्रंथ है, एक आकर ग्रंथ है, बहुत बड़ा, 37 अध्याय हैं उसमें और करीब 6000 कारिकाएँ हैं। उससे लोग घबराते हैं। पहली बात तो उसकी भाषा समझ में नहीं आती, और फिर उसको ठीक से पढ़ाया नहीं गया है अभी तक हमारे यहाँ। इस वजह से भी पढ़ाया इसलिए नहीं गया कि उसका अनुवाद भी अच्छा नहीं हुआ है। उसकी इतनी वोकेबलरी है, उसकी शब्दावलियाँ, जो टेक्निकल टर्म्स इतने कठिन हैं कि जिन लोगों ने अनुवाद किया वो संस्कृत के विद्वान तो थे, लेकिन वे कला की ओर से नहीं थे। और जो कला की ओर से होते हैं उनको संस्कृत की ज़रूरत नहीं होती उसकी कि संस्कृत क्यों पढ़ें या क्लासिकल संस्कृत की तरफ क्यों जाएं। तो बहुत कुछ रह गया हमारे विकास में, संस्कृति या कल्चर के डेवलपमेंट में, इवोल्यूशन में। उसमें एक जो अभी काम की बात अभी हम लोग निकाल के ले आए हैं वो ये है कि नाट्यशास्त्र ये कहता है कि आप अगर सिर्फ आप में कला की कोई प्रतिभा है, आप बहुत अच्छे अभिनेता हो सकते हैं और उसको आप रोज करते करते उसको माज ले रहे हैं, तो ये आपकी जो पूर्ण चेतना है, समग्र चेतना है, उसका सिर्फ एक हिस्सा हुआ। जो उसका बड़ा हिस्सा हुआ है वो रह गया, वो है जीवन। जीवन खुद आपको ऑब्जर्व करना सिखाता है। जीवन आप जीवन करते हैं और उससे हम कला को भी प्रतिकृत करते हैं। जब ऐसा नहीं करते हैं और सिर्फ हम चेतना का एक हिस्से को जाते हैं, तो उसमें फिर हमारे पास क्या होता है, जैसे कि हम बहुत अच्छे अभिनेता हैं, लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, हमें प्राइज मिल रहे हैं, अखबारों में हमारे नाम और फोटोग्राफ छप रहे हैं। मैं जीवन में परेशान हूँ, इसकी खबर किसी को नहीं है, वो डिप्रेशन में बदल जाता है। और कई बार ये जो परिणति है ये हमें मृत्यु तक ले जाती है, हत्या या आत्महत्या जो भी कह दें, तो समय से पहले वो नहीं रह जाता है, क्योंकि वो चेतना के उस दूसरे बड़े हिस्से की तरफ गया ही नहीं होता है। उसको ये नहीं समझ किसी ने दी होती है कि सबसे पहले तुम जीवन को समझो, जीवन में मनुष्य होने की जो तमीज़ है, उस मनुष्यता के सारे पैरामीटर्स को समझो, तब जाके तुम्हारी कला पूर्ण हो। ये जो दृष्टि है, यहाँ से ये दृष्टि लेते हैं आज नाट्य शास्त्र कि सिर्फ कलाकर्म करना अधूरापन है, उसको पूर्ण करता है हमारे जीवन में भी होना, और पहले जीवन में गहरे होना, उसमें प्रोफाउंडली रहना। अब इस दृष्टि से अगर हम नाट्य समीक्षा, तो उसमें यह आता है कि जो कुछ मंच पर घटित हो रहा है उसके बारे में लिखना, अपनी दृष्टि से लिखना और कुछ उसमें जोड़ना भी, ये नाट्य समीक्षा नहीं है। नाट्य समीक्षा उसी रंगकर्मियों ने जो मंच पर प्रस्तुत किया वो अभी अधूरा रह गया है, उसके अधूरेपन को पूर्ण करने की एक विधा है, जिसको हम लोग आज नाट्य समीक्षा कहते हैं, या जिसको हम आर्ट क्रिटिसिज्म कहते हैं, या हम इसको बहुत सारे नाम देते हैं, ड्रामा रिव्यू देते हैं, म्यूज़िक रिव्यू देते हैं। तो इसके लिए हमारे यहाँ भाषा में शब्द भी हैं जिस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि नाट्य समीक्षा के बारे में नाट्यशास्त्र में कुछ लिखा हुआ है, हम वो भी देख सकते हैं। नाट्यशास्त्र ये कहता है कि कलाकार ने जो कलाकर्म किया, अगर उसकी समीक्षा नहीं हुई तो उसको सिद्धि नहीं मिलती है। सिद्धि शब्द का से मतलब है तो सक्सेस नहीं मिलता है। उसने अभिनय बहुत अच्छा किया, प्ले बहुत अच्छा हुआ, उसकी प्रशंसा हुई, दर्शकों ने देखा, लेकिन कुछ अधूरा रह गया, जिसको पूरा कर सकता है नाट्य समीक्षा। पूरा कैसे कर सकता है? वो ऐसी चीज़ों की तरफ ध्यान दिला जा सकता है जिस तरफ ध्यान गया ही नहीं है, जो हमारे बनाए हुए नाट्य समीक्षा के मानदंडों के अनुरूप बैठते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा कि हमारे नाट्य शास्त्र 60, 70 और 80 के दशक में जब नेमी चैन जी समीक्षा लिखा करते थे दिनमान में,
तो उसमें भी पैरामीटर्स वही थे, नए पैरामीटर्स भी वही बने, जिसमें एक बात थी कि उसकी कथा वस्तु क्या है। आप देखिए, जब समीक्षा से पहले अखबारों में इसकी सूचनाएं दी जाती हैं और समीक्षक वहाँ गया होता है, वो समीक्षक नहीं होता, कुछ और काम अखबार का करता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, क्राइम देखता है, दूसरे बीट्स देखता है, पावर हाउस देखता है, बिजली देखता है, रोडवेज देखता है, साथ में उसको बोला जाता है तुम चले जाना ड्रामा भी देखना। अब वो जाकर के एक आपसे विज्ञप्ति बनाया चाहता है जिसमें कहानी लिखी हो। तो सबसे पहले वो क्या करता है कि उसकी कहानी लिखता है, उसको पहले सूचना देता है कि किस संस्था ने कौन सा नाटक किया, लेखक कौन था, निर्देशक कौन था, कहानी क्या थी। उसमें काफ़ी लंबा, उसमें एक पैराग्राफ से भी ज़्यादा समय ले लेता है, जगह ले लेता है, इस अखबार का स्पेस ले लेता है, और फिर बाद में लिखता है कि अभिनेता के नाम ये थे, प्रस्तुति अच्छी रही। कई बार इसका उल्टा भी होता है, लिखता है कि वो नाटक में ये अच्छा नहीं था, ये अच्छा नहीं था, ये अच्छा नहीं था, और अंत में लिखता है कुल मिलाकर प्रस्तुति अच्छी रही। अब ये कुल मिलाकर क्या होता है, ये हमें आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन जब रिपोर्टिंग से हम लोग रिव्यू किए जाते हैं तो उसमें जो कहानी या कथा वस्तु की बात आई। अब ऐसे में अगर नाटक में मंचस्थ हो रहा है सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडो, तो उसमें तो वो कहानी कैसे लिखेगा, क्योंकि थिएटर ऑफ द एब्सर्ड में कहानी होती ही नहीं है। कहानी का स्टोरी लाइन होता है, लेकिन वो भी कहानी, आप अगर वेटिंग फॉर गोडो पढ़े हों तो आप देखेंगे कि उसमें कोई कहानी है ही नहीं है। एक स्थिति है, उस मनस्थिति में 2-3 कैरेक्टर व्लादिमीर और इसागन बैठे हुए हैं, लकी और पोजो बैठे हुए हैं, और वही शुरू हो रहा है, वही एंड हो रहा है। संवाद समझ में नहीं आ रहे हैं। वो बोल रहा है कि तुम ये मोजे पहन लो, दूसरा बोल रहा है मैं मोजे उतार लूँ, समझ में नहीं आता है। अब वो नाट्य समीक्षक क्या करे, उसके पास तो यही पैरामीटर है। अगर वो रिपोर्टर नहीं है, उसने विज्ञप्ति नहीं ली है और उसको अपनी ओर से समीक्षा लिखनी है, अगले हफ्ते जो किसी अखबार में, जैसे कि पत्रिका में या जनसत्ता में, जैसे कि पहले छपा करता था, अभी भी होता होगा, तो उसमें वो समीक्षा लिखेगा, तो उसमें कथा वस्तु क्या लिखेगा, कहानी क्या लिखेगा। यानी कि नाट्य समीक्षक के भी अपनी योग्यताएं होनी चाहिए। उसको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो नाटक देखने जा रहा है वो नाटक है क्या। अपार्ट फ्रॉम वेटिंग फॉर गोडो, अगर वो कोई भी नाटक, अगर वो मध्यम व्यायोग देखने गया है, ऋतु संहारम देखने गया है, या मगर अगर वो सूर्य की अंतिम किरण से प्रथम किरण देखने गया है, तो सबसे पहले तो उसे वो नाटक पूरा पढ़ा होना चाहिए। नाट्य समीक्षक पहले उस किताब को पढ़ेगा, नाटक क्या देखेगा, फिर उस मंचस्थ कृति को, यानी कि जो ड्रामा है उसमें देखेगा उसने क्या चेंज किया और क्यों किया। कोई कैरेक्टर हो सकता है ऐड किया हो, कोई सिचुएशन हटा दिया हो। अगर ऐसा किया है डायरेक्टर ने तो ऐसा क्यों, तभी तो देख पाएगा, क्योंकि अगर उसने किताब या प्ले पढ़ा ही नहीं है तो कैसे जानेगा। जैसे हम लोग प्रेमचंद की कहानी पढ़ते हैं, शतरंज के खिलाड़ी या सदगति, और जब हम लोग इस फिल्म को देखते हैं तो देखते हैं कि फिल्म निर्देशक ने इसको पूरा चेंज कर दिया है। कई जगहों पर शतरंज के खिलाड़ी छोटी कहानी थी, उसको उन्होंने काफ़ी एलेबोरेट कर दिया है। उससे क्या हुआ, वो ऐसा क्यों करना चाहता है, ये समीक्षक देखता है। अगर बांग्ला में एक कहानी लिखी है रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, नष्ट नीड, उस पर सत्यजीत रे ने फिल्म बनाई है चारुलता, तो उसके अंत को बदल दिया गया। क्यों बदला गया, बदलने से क्या प्रभाव बना, उनकी अपनी दृष्टि क्या थी। तो ये जो चेंज तभी हो देख पाएंगे जब हम उस नाटक को पढ़े होंगे। 70 और 80 और 90 के दशक, 30 के बाद ये जो 20 साल और चल रहा है, इसमें मैंने 32 साल नाट्य समीक्षा में गुजारे हैं, उसमें मैंने बहुत कम ऐसे लोगों को देखा है जो जिस नाटक को देखने जाते हैं उसको पढ़े भी होते हैं, भले ही वो अंधा युग क्यों ना हो। वो चाहते हैं कि सामने जो दिखाया जा रहा है वही संपूर्ण है और हमको उसी आधार पर लिखना है। ये प्रस्थान बिंदु ही गलत है। तो हम नाट्य समीक्षा कैसे न करें, शायद इस पर अब हम लोग बात करने लगे हैं कि सबसे पहले उस किताब को पढ़ें हम। अगर हम वेटिंग फॉर गोडो देखने गए हैं तो उसके उस नाटक को पहले पढ़ा होना चाहिए कि वेटिंग फॉर गोडो है क्या। और अगर वेटिंग फॉर गोडो को पढ़े भी हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि क्यों इसमें कहानी नहीं है। तो हमें पता चलेगा कि ये खास तरह का नाटक है, खास तरह की धारा थी जो खास वक्त में ईजाद की गई थी, वो धारा बनाई गई है और पूरी पृथ्वी में ये एकमात्र रंगमंच का हिस्सा है या साहित्य का हिस्सा है जिसमें सर्वाधिक नोबेल प्राइज मिले हैं। बल्कि वेटिंग आता है, भले ही हम हिंदी या विश्व साहित्य के विद्वान, ठीक है। अब हमको जानना होगा कि थिएटर ऑफ द एब्सर्ड क्या है, एब्सर्ड ड्रामा क्या है। एब्सर्ड वर्ड सबसे पहले किसने कॉइन किया था? जाहिर है सैमुअल बेकेट ने नहीं कॉइन किया था। उसका उसका वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है, क्यों उस तरह के नाटकों में ऐसा होता है। यानी नाट्य समीक्षक को पहले न सिर्फ उस नाटक को पढ़ा होना चाहिए
बल्कि जिस परंपरा, जिस धारा का नाटक है, उस अगर वो ग्रीक ट्रेजेडी है तो इसके इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, अगर वो मृच्छ कटिकम है, स्वप्न वासोदत्तम है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, उसका इनर कॉन्शियसनेस क्या होता है। और अगर हम मोहन राकेश या सुरेंद्र वर्मा का कोई नाटक पढ़ते हैं तो उस वो इस तरह का गोलार्ध लेकर नाट्य समीक्षा की बनावट शुरू होती है, उसके मानस की बनावट शुरू होती है ना। तो मैं जब चल रहा था, भले ही वो नाटक एग्जाम्पल थोड़ा कठिन हो गया है, हम लोग कोई और भी कर सकते थे, लेकिन अब जब ग्लोबल थिएटर की बात हम लोग करते हैं, वेटिंग फॉर गोडो की बात करते हैं, है ना। तो क्योंकि हो सकता है इसके बारे में हम कोई समझ नहीं रखते हों, लेकिन बातचीत करते हुए कोई समझ बन जाए। तो मैं जब लखनऊ में था उस समय नसीरुद्दीन शाह, ये लोग रत्ना पाठक जी लोग, उसके एक दिन पहले उन लोगों ने होटल ताज में गोमती नगर में इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे लोग, तो हम लोग भी गए थे। तो उस वक्त मैं राष्ट्रीय सहारा में था और मेरे साथ मेरे 2 जूनियर्स भी गए थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने गए थे। मैं शांत बैठा था और सारे पत्रकार सारे सवाल पूछ रहे थे। एसेंस ऐसे समझ सकते हैं कि सारे लोगों का सवाल ऐसा था कि नसीर साहब, आप छोटे पर्दे पर कब आएंगे, आप आर्ट फिल्मों से कॉमर्शियल सिनेमा की तरफ क्यों गए, क्यों आप आर्ट सिनेमा के आप विरोध में आगे मेडल्स लौटाना चाहते हैं। और इस तरह से उन लोगों के जब सवाल खत्म हो गए, जो कि 1 घंटे तक चले थे, तो फिर मैं आ गया। तो मुझे लगता है ये जो पॉज हो रहा है डिजिटली, हमें कहते हैं ड्रामेटिक रिलीफ, तो वो रिलीफ देने के लिए शायद ये पॉज हो रहा है कि आप भी लगातार सुन रहे हैं और कान दर्द करने लगा होगा। तो मैं ये कह रहा था कि जब सुपरफिशियल क्वेश्चंस पूछ लिए गए तो मैंने उनसे सिर्फ वेटिंग फॉर गोडो पर सवाल पूछना शुरू किया। वेटिंग फॉर गोडो को या एब्सेंट ड्रामा को आप कैसे देखते हैं, इस पर बताएं। और इस पर लंबी बातचीत शुरू की। तो जाहिर है कि उन लोगों को भी अच्छा लगा कि इस पर भी कोई पूछने वाला जर्नलिस्ट आया, क्योंकि आमतौर पर अब जर्नलिस्ट की इमेज बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। अब तो और ज़्यादा, जब से मीडिया आ गया और चैनल्स आ गए। तो जब उस पर बात हो गई तो पूरी बात हो जाने के बाद हम लोग निकले वो होटल ताज से गोमती नगर में। तो नसीर साहब ने हमें बोला कि आप, चूँकि आपकी बातों से ही लग गया, ज़्यादा बात की ज़रूरत नहीं है कि आप थिएटर से हैं, कल आप अगर दोपहर नहीं आ जाए तो फिर हम लोग को सेट बनाने में मदद मिल जाएगी। तो ये नाटक होना था गन्ना संस्थान में। गन्ना संस्थान के ऑडिटोरियम में उससे पहले हमने कुलभूषण खरबंदा साहब का प्ले देखा था, साखाराम बाइंडर। तो मेरे मन में वो उसका प्रभाव इतना अच्छा था कि हम दोपहर में ही चले गए। और मैं तो उसमें बनारस में पोस्टेड था, लखनऊ गया हुआ था और मैं वहाँ चला गया था। तो सेट में जाने से पहले एक काम ये हुआ कि रात में जब हम लौट के आए हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो जाहिर है कि हमारे जूनियर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाया कैसे। तो मैंने कहा कि तुम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाओ, मैं इंटरव्यू बनाता हूँ नसीरुद्दीन शाह से। तो उन्होंने बोला कि अरे इंटरव्यू कहाँ हुआ, हम कहे मैंने पूछा, उन्होंने उत्तर दिया और वो सार्वजनिक रूप से हुआ। अब इसके अलावा इंटरव्यू क्या होता? तो प्रामाणिक है कि मैं प्रश्न कर रहा हूँ, उत्तर दे रहे हैं, सबने सुना है। बोला लेकिन किसी ने अगर उनके उत्तर को प्रेस कॉन्फ्रेंस लिख दिया तो आपकी पूरी गारंटी है कि कोई भी व्यक्ति हम में से किसी भी सवाल या जवाब को नहीं लिखेगा, क्योंकि उनको इससे कोई मतलब ही नहीं है कि थिएटर ऑफ द एब्सेंट और वेटिंग फॉर गोडो किस चिड़िया का नाम है। बहरहाल अगले दिन फोटोग्राफ वगैरह के साथ इंटरव्यू अलग से छपा और जाहिर है दूसरे अखबार के जो एडिटर्स थे उन्होंने 11 बजे की मीटिंग में लोगों को डांटा। तो लोगों ने बताया भी कि हमने तो अगले दिन के लिए समय लिया है इंटरव्यू करने का। तो बोला देख लो, वो बनारस से वो आए और आके इंटरव्यू कर भी लिए। तो उन्होंने पढ़ा, बोला कि अरे हाँ ये सवाल तो पूछे गए थे। तो चूँकि मुझे पता था कि इस तरह की कॉन्शियसनेस लोगों में है ही नहीं है, इसलिए हमने खुलेआम सवाल और जवाब किए थे। अब जब दोपहर में मैं सेट बनाने गया, सेट वेट तब हो गया, तो शाम को 7 बजे से वो गन्ना संस्थान में प्ले होना था। प्ले लगभग टाइम शुरू हो गई थी, मैं स्टेज से ही ऑडियंस में आ जाके बैठ गया। प्ले हुआ। प्ले का जो अंत है, अगर आपने पढ़ा हो ये नाटक, वो ये है कि दोनों लोग जो शुरू से ही बैठे हुए हैं गोडो के इंतज़ार में, कुछ नाट्य समीक्षक तो गोडोट भी बोलते हैं, तो उनको बताना पड़ता है टी जो है साइलेंट है, गोडो है। तो गोडो के इंतज़ार, आप इसको अंग्रेज़ी में ही पढ़िएगा, हिंदी मत पढ़िएगा क्योंकि अनुवाद अच्छा नहीं हुआ है। तो उसमें वो दोनों लोग बैठे हैं कि संसार में कुछ नहीं रहा, कोई आशा नहीं रही, 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके थे दुनिया में,
उम्मीद कहीं और है, किसी अदर वर्ल्ड से है जो सीधे सीधे गया है, और वो दोनों इंतजार कर रहे हैं। आखिरी सीन है, बोल रहा है, चरित्र बोलता है हाँ चलो चलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट। जो दुनिया है फिलोसॉफिकली, एक है फिनोमिनल वर्ल्ड, एक है नॉमिनल वर्ल्ड। एक वो जो कि बाहर दिखता है हमारा जीवन, लोक जीवन, और एक है जो लोकोत्तर जीवन है, जो कहीं इससे परे पार की। तो वो वहाँ से उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि इस संसार में कोई उम्मीद नहीं रहा, क्योंकि इतने विश्व युद्ध में इतने लोग मरे थे, और उस वक्त नीत्शे ने घोषणा की थी कि ईश्वर मर चुका है, क्योंकि ईश्वर अगर होता तो वो पार्टिसिपेट करता, जिसको लेके अल्बेर कामू ने नाटक लिखा था क्रॉस पर्पस। उसमें एक साइलेंट भूमिका नौ करके रखी थी, ये बताने के लिए कि ईश्वर की भूमिका यही है कि वो देखता सब कुछ है, समझता सब कुछ है, लेकिन इंटरफेयर नहीं करता मनुष्य की तुच्छ हरकतों में। कि क्रॉस पर्पस में अल्बेर कामू ने अपने गॉड को दिखाया था। सैमुअल बेकेट ने उसके आगे बताया कि वो आया ही नहीं, वो साइलेंट है। जैसे कि हमारे यहाँ राजा जब नाटक लिखा 1910 में, तो उसमें रविन्द्रनाथ ठाकुर ने राजा को अपेयर किया रानी के सामने अंधेरे कमरे में, डार्क चेम्बर में। लेकिन जब उन्होंने रीटाइटल्ड और रीस्क्रिप्ट किया इसको अरूप रतन के नाम से, तो राजा अपियर ही नहीं होता है, मतलब उनका ईश्वर अपियर नहीं। फॉर गोडो में भी गोडो नहीं आता है, और वो दोनों बोलते हैं कि हम लोग चलो चला जाए। अब तो वो आया नहीं, कोई उम्मीद यहाँ भी नहीं है। तो दूसरा बोलते हैं हाँ चलो, और दोनों बैठे रह जाते हैं, क्योंकि जाए तो कहाँ जाए। शुरुआत ही तो उन्होंने ये की थी, पहला डायलॉग ही ये था कि मुझे पहन लो। दूसरा बोलता है मुझे उतार दूँ, मतलब ये है पहन के क्या फ़ायदा जब उतारना ही है। तो यहाँ से शुरुआत होती है। नसरुद्दीन शाह और बेंजामिन गिलानी प्रस्तुति के अंत में एक बोलता है कि चलो चला जाए, और दूसरा बोलता है कि हाँ चलो चलते हैं, और दोनों उठ के चले जाते हैं। इसकी मैंने समीक्षा अगले दिन लिखी, जिस दिन इंटरव्यू लिखी गई थी उसके बाद। और मैंने लिखा कि पूरी टीम ने, क्योंकि इसमें टीम में जो एक्टर्स होते हैं वही नहीं होते हैं, उसके पीछे जो कंसेप्ट जिसका काम करता है, जो डायरेक्टर होता है, टीम का मैनेजर होता है, वो काम करता है। ये लोगों ने इस नाटक को समझा ही नहीं, और ये मेरे लिए बहुत दुखद बात है कि भारतीय लोग इस नाटक को क्यों नहीं समझ पाते हैं। उन्होंने अंत को जो बदला उसकी मैंने क्रिटिसाइज़ किया। हमारे यहाँ क्रिटिसाइज़ का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। क्रिटिसिज्म मतलब समालोचना होता है। क्रिटिसाइज़ का मतलब निंदा नहीं होती। और समीक्षा में की ये भूमिका है कि वो उस चेतना को भी दिखाए जो उनसे छुपा रह गया था, जो वो समझ नहीं पाए। यानी नाट्य समीक्षक को पहले तो उतना जानना होता है जो कि अभिनेता जानता है। रंगकर्मी जितना जानता है उसको उतना आना चाहिए। साथ में उस पूरे रंगकर्म के जो पैराफर्नेलियाज हैं, आंगिक, वाचिक और सात्विक के अलावा, अभिनय के अलावा जो पैराफर्नेलिया है, जिसको आहार्य कहते हैं, यानी कि संगीत, सेट डिज़ाइनिंग, लाइट डिज़ाइनिंग, सारी चीज़ों के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। उसको क्लासिकल म्यूजिक भी आना चाहिए, उसको ध्रुपद भी आना चाहिए। हो सकता है कोई क्लासिकल म्यूजिक पर बेस है, तब वो नाट्य समीक्षक क्या करेगा। हो सकता है कि ध्रुपद के जो 4 स्तर होते हैं, आलाप, संचारी, आलाप, स्थायी, अंतरा, आभो। अब इसी ग्रेडेशन में, इसी क्लासिफिकेशन से प्ले की स्क्रिप्टिंग किया है, और हमें ध्रुपद पता नहीं है, तो कैसे लिखेंगे। यानी पहली भूमिका ये हो गई कि नाट्य समीक्षक इस बात को जान सकता है। नाट्य समीक्षक उन सारी चीज़ों को जानना चाहिए जो कि रंगकर्मी जानता है, पहली बात। दूसरी बात है कि वो ऐड और क्या कर रहा है, किस तरफ उसकी चेतना, उसका ध्यान नहीं जा रहा जिधर वो इशारा करे। ये नाट्य समीक्षक की भूमिका होती है, तब वो पूर्ण होता है, नहीं तो वो खंडित रह जाता है। दर्शक के हिसाब से वो पूरा होता है। दर्शक कहता है कि दर्शक के लिए तो बहुत अच्छा, वो उसको जो जो दिखाएगा उसको अच्छा लगा, लेकिन दर्शक से बिल्कुल भिन्न भूमिका होती है नाट्य समीक्षक की। अगर दर्शक जो जो कह रहा है, समीक्षा में भी हमको पढ़ने को मिले तो पता चल जाता है कि उसमें और उसमें दोनों में फ़र्क नहीं है। वो नाट्य समीक्षक कैसे है फिर? तो नाट्य समीक्षक का पहली योग्यता तो ये है कि रंगकर्मी के पास जितना ज्ञान होता है, जितनी निपुणता होती है, उसका नॉलेज उसको भी हो, और दूसरा वो उस तरफ भी इशारा करे उसको पूर्ण करने के लिए कि अगर पूरे रंगकर्मियों का ध्यान जिस तरफ नहीं गया है, जैसे कि मैंने वेटिंग फॉर गोडो का लास्ट बताया, एंड किया गया, लेकिन एंड करना बिल्कुल गुनाह है, एंड करना अपराध है, सिन है, क्योंकि आपने समझा ही नहीं है पूरे विषय वस्तु को। मिथ ऑफ सिसिफस अल्बेर कामू का पढ़ा ही नहीं है, जिसमें उन्होंने इस शब्द को पहली बार कॉइन किया था, एब्सर्ड। और थिएटर ऑफ द एब्सर्ड की परंपरा को जाना ही नहीं है, जो सैमुअल बेकेट से लेकर के
आइनेस्को और हैरोल्ड पिंटर होते हुए वहाँ पर ख़त्म होता है और 4 साल लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला। तो आप उस परंपरा को क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये नाट्य समीक्षक समझाएगा, कोई दुश्मनी नहीं है, तो वो कोई ज़रूरी नहीं कि एक्ट्रेस इसको समझे ही। तो नाट्य समीक्षक समझाएगा कि देखिए ये है इसकी परंपरा, इसको जानने की ज़रूरत है। इस दृष्टि से, यानी थिएटर ऑफ द एब्सर्ड की परंपरा की दृष्टि से आपने ये जो काम किया ये अनुपयुक्त हुआ, इनकॉन्ग्रुएंट हुआ, असंगत हुआ, इसलिए इसका सुर नहीं बैठा, पूरा प्ले बेसुरा हो गया। आपने प्ले तो किया, तब इसमें लास्ट में इंग्लिश में ये लिखा जा सकता है ऑल वर्क एंड नो प्ले। जब मैं इलिस्ट्रेटेड वीकली भी लिखता तब भी ऐसा ही था, और जब मैं दी हिंदू भी लिखता था तब भी लगभग ये वाक्य बहुत पॉपुलर हो गया उसके बाद, ऑल वर्क एंड नो प्ले। ये 60 और 70 के दशक के बाद से नाट्य समीक्षकों द्वारा ही एक सेंटेंस है ना। तो मैंने एक उदाहरण दिया कि नाट्य समीक्षक के अंदर ये गुण होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जो हिंदी साहित्य के इतिहास में नाट्य समीक्षा के तत्व लिखे हुए हैं, जो हम रामचंद्र शुक्ल के, आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी के, या हम लोग डॉक्टर नागेंद्र की किताब में पढ़ते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें हिंदी समीक्षा के मानदंड, हिंदी नाटकों को समीक्षित करने के मानदंड, हम उसको लेकर के 60s, 70s, 80s तक चले आए हैं। नई शताब्दी आ गई और हम लोगों ने ये सोचा ही नहीं कि पर्सपेक्टिव जैसी कोई चीज़ होती है। कारण वही नेग्लेक्टेड शास्त्र, हमने अपने शास्त्र को नेग्लेक्ट किया। हमने एरिस्टोटल के पोइटिक्स को या पोइटिका को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, हमने स्टैनिस्लाविस्की को इम्पोर्टेंस दिया, हमने बर्तोल्ड ब्रेस्ट को इम्पोर्टेंस दिया, हमने ग्रॉट्स्की को इम्पोर्टेंस दिया, हमने मेसनर को दिया, आदि आदि लोगों को दिया। और भारतीय परंपरा जो एशियन परंपरा है, एशियन थॉट है, जो वैदिक थॉट है, जो नाट्यशास्त्र पर डिपेंड करता है, उसकी तरफ गए ही नहीं। ऐसा नहीं कि जाने की रुचि नहीं थी, जब भी गए हैं तो वो हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि उसकी भाषा बहुत ही मुश्किल थी। मान लीजिए कि उसका हिंदी अनुवाद हुआ है संस्कृत से कि जब नट पूर्व रंग में प्रवेश करे तो वो प्रवेश जो स्थान है वहाँ जा कर के प्रावेशिकी ध्रुवा अड्डिता गाए, और उसी समय विष्खंबक और वर्धमानक का प्रयोग करके आश्रावणा विधि से नांदी पाठ किया जाए। तो जो हिंदी का पाठक है उसने जब इस सेंटेंस तो उसने देखा कि इस वाक्य में इसमें 10 शब्द तो वोकैबुलरी है, टेक्निकल टर्म्स हैं। अब आश्रावणा नहीं समझ में आ सकता, नांदी पाठ नहीं समझ में आ सकता क्या है, जो जिसको समझाया नहीं गया है। वर्धमानक क्या है, ये अड्डिता ध्रुवा कैसे गाई जाती है। और सबसे मज़ेदार बात ये देखिए कि हम लोग पिछले 40 सालों से, बल्कि 60s से अगर पकड़ लें, 40 साल उधर, 60 साल से संस्कृत नाटक हमारे देश में होता आ रहा है, संस्कृत विश्वविद्यालयों में भी और अलग से, जिसके लिए हमारे यहाँ कई संस्थाएं बनी, ऐसी कालिदास एकेडमी। और वहाँ भी आज तक मुझे स्पष्ट नहीं हुआ कि ध्रुवा गायन होता क्या है, कैसे गाते हैं। अगर आप बोलते हैं कि ध्रुवा गायन ऐसे गाते हैं तो आप गा के बताइए। उसमें गायन होता था पूर्व रंग, सब लोग दिखाते थे कि नाट्यशास्त्र में लिखा है पूर्व रंग करिए, लेकिन ध्रुवा गायन कैसे गाते हैं, इस पर बार बार ये सारी चीज़ें आती रही हैं कि ध्रुवा गायन जो हम सुन रहे हैं क्या वो ध्रुवा गायन है। जब मैंने पता किया तो पता चला कि जो ख्याल गाने वाली गायिका है उसको एक श्लोक दे दिया गया। हम आमतौर पर सबको जो भी संस्कृत में लिखा रहता है उसको श्लोक कहते हैं, जबकि वो उसको कारिका कहते हैं, टेक्निकल टर्म में कारिका, जो कि नाट्यशास्त्र में पूछा भी गया है 6ठे अध्याय में कि भरत मुनि से कि आप बताइए कि भाव क्या है, रस क्या है, कारिका क्या है, निरुक्ति क्या है। तो एक्चुअली वो जो कपलेट्स हैं उसको कहते हैं कारिका, जिसको हम लोग आम भाषा में श्लोक कहते हैं। तो उन्होंने बताया हमको कि हमें एक श्लोक दे दिया जाता है, कहा जाता है किसी भी राग में गा दो, और उसको फिर हम लोग ध्रुवा गायन के रूप में यूज़ कर लेते हैं। पब्लिक को समझ में थोड़ी आती है, अच्छी बात है, पब्लिक को समझ में आना भी नहीं चाहिए, लेकिन नाट्य समीक्षक को समझ में आना चाहिए ना कि ध्रुवा क्या है और ख्याल क्या है, ध्रुपद क्या है, ध्रुपद से ख्याल कैसे बना, और किसी भी राग का मारवा का आलाप कैसे होगा और आलाप कैसे होगा। और ध्रुवा गायन अगर कोई ये बोलता है कि उस ज़माने में कैसे गाते हम कैसे जाने, तो नाट्यशास्त्र क्यों है। उसमें तो 32वें अध्याय में छंद बता के, मीटर बता के 550 कारिकाओं में बताया गया कि ध्रुवा गायन को ऐसे गाना चाहिए, हमने पढ़ा ही नहीं। तो क्रिटिसाइज करने का मतलब ये नहीं है कि नाट्य समीक्षक लिखेगा कि अब देखो अभिनेता को ये आता ही नहीं है, देखो निर्देशक को ये आता ही नहीं है, ये नहीं है। वो इधर ध्यान दिलाएगा
कि आपने जो ध्रुवा गायन किया संस्कृत में, वो ध्रुवा गायन है नहीं, वो ख्याल गायकी है। ध्रुवा गायन को जानने के लिए उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, आप उसको भी अध्ययन करिए। हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, कावल्यम नारायण पाणिकर जी ने संस्कृत में सारा जीवन नाटक किया है, और संस्कृत भाषा में अकेले वही थे जो लगातार करते आए थे, और उन्होंने कुडियाट्टम शैली लिया की बात है। सबसे पहले तो बात आ रही है कि जो नाटक लिखा हुआ है और जो मंच समीक्षक देखेगा, तो हमने एक बाहर से नाटक लिया वेटिंग फॉर गोडो, और एक हमने अपने भारतीय प्राचीन परंपरा से लिया, जैसे कि स्वप्न वासव दत्तम हुआ या कोई भी नाटक, क्योंकि उसमें पूर्व रंग करेंगे, ध्रुवा गायन होगा। ध्रुवा गायन वो बिल्कुल अनुपयुक्त है, वो ध्रुवा गायन है ही नहीं। तो ये इन चालाकियों से जो रंगकर्मी गुजरे हैं, नाट्य समीक्षक सम्मानपूर्वक, विनम्रतापूर्वक इधर इशारा करेगा, क्योंकि नाट्यशास्त्र कहता है कि चेतना का एक दूसरा स्तर भी है, जिधर ध्यान नहीं देने से जीवन में वो अधूरा रह जाता है कलाकर्मी, और वो उसकी नौबत सुसाइड करने की आती है ना। तो वो पूर्ण हो जाएगा तो आनंद अपने भीतर ही खोजेगा। क्योंकि सबसे पहले हमारे जो वैदिक सीयर्स हुए हैं, जो वैदिक ऋषि हुए हैं, वो कवि थे, और उन्होंने कविता लिखी जिसको आज हम वेद कहते हैं। लेकिन उनको लगा कि भीतर जो आनंद है, जो जॉय है, जो ब्लिस है, जो एक्सटेसी है, जो बाउंडलेस एनर्जी है, उसको मैं कविता में बोल ही नहीं पाया। तो ऋषियों ने सोचा कि अच्छा, क्या इसको सुरों में बोला जा सकता है, गा के व्यक्त ही नहीं कर पा रहे हैं, कवि व्यक्त ही नहीं कर पा रहा है कि जो उसके भीतर का आनंद को, अगर दुख को, आनंद को व्यक्त की बात नहीं आ जाए, तो वैदिक जो ऋचाएं हैं, फिर देखिए ये भी नहीं हो पा रहा है, तो उसको स्कल्प्ट कि हम व्यक्त करें। तो इस तरह से कलाओं के हमारे यहाँ बार बार अग्नि पुराण से, धर्मोत्तर पुराण से लिया गया है। एक्चुअली अग्नि पुराण में है, ने गया किसी ऋषि के पास, मुझे अभिनय सीखना है, तो बोला कि पहले तुम पेंटिंग सीख के आओ। फिर बोला कि अच्छा पेंटिंग की कैसे, तो बोला कि सबसे पहले तुम स्कल्पचर बना। पहले उसमें से लिया गया चीज है, लेकिन वेद में ही तो कहा जा रहा है। हम लोग थोड़ा चले जाएं कि रंग कर्म के सारे उत्स वहीं पर है, चाहे वो संवाद की बात हो, चाहे ड्रामा कैसे बना इसके लिए ही हो। तो उसमें संवाद सूक्त में लिखा है, जब कवि अपने भीतर की भावना को व्यक्त नहीं कर पा रहा तो या तो मौन रह जाए, और अगर व्यक्त करना है तो कैसे करें। तो पहले उन्हें कविता लिखी, काव्य लिखा, वेद लिखा, ऋचा, उन्होंने संगीत, साम गायन की परंपरा शुरू हुई, उसमें अरण्य गायन भी आया, और ऐसा करते 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 फिर उन्होंने सारी कलाओं का समावेश किया, और फिर उनको ये लगा कि सारी कलाओं के हम शायद इसको व्यक्त कर सकते। उस एक मात्र हमारे भीतर आनंद रस है, उस आनंद शेयर करें तो वो भी आनंदित होगा, और जब जो खुश होगा वो स्वस्थ रहेगा, वो अस्वस्थ नहीं होगा। तो जब अभी अस्वस्थ है, करने का दायित्व है कि हम आनंद दें, और तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। तो आनंद तो दर्शकों को मिला, जिसको हम लोगों ने प्राचीन भाषा में रस कहा, जिसको आज हम आधुनिक भाषा में इफेक्ट कहते हैं। तो वो रस निष्पत्ति एक ही हुई, लेकिन उसमें सारी कलाओं का समन्वय ऐसे हुआ, वो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार। अरे वाह! तो नाट्यवेद में इस तरह से नाट्यवेद का की रचना हुई, सारी कलाओं को एक साथ लेकर के जब हम अपनी बात व्यक्त कर पाते हैं नाट्य, इसलिए ग्रंथ का नाम नाट्य शास्त्र या नाट्यवेद हुआ। वो संगीत वेद भी है और वो नृत्य वेद भी है, लेकिन नाट्य क्यों हुआ कि उसमें नाटक करना इसलिए नहीं है, या नाटक में ये सब आनुषंगिक इसलिए भी नहीं है। नाट्य इसलिए है कि हम सारी कलाओं को लेकर के उस अपनी की जो भाव है उसको व्यक्त कर पाते हैं, शेयर कर पाते हैं, वो सिर्फ नाट्य में ही संभव है, इसलिए उसका नाम नाट्यवेद हुआ। नाटक में ही संभव है ऐसा नहीं। काव्य को जब रंगमंच पर या मंच पर प्रस्तुत किया गया, लोगों के सामने पेश किया गया, तो उस काव्य को दृश्य काव्य कहा गया। उसमें काव्य कहानी अपने आप नहीं थे, उसमें साहित्य शब्द नहीं था, कहानी नहीं था, काव्य ही दृश्य काव्य, उसमें सारी चीजें हैं। अलग से नाटक आधुनिक समय में क्या करें, क्योंकि नाट्यवेद हो गया, काव्य दृश्य काव्य हो गया। दृश्य काव्य का मतलब नाटक है जिसमें कहानी भी है, कविता भी है, सारी घटनाक्रम है। अब अलग से कहानी की जरूरत नहीं है, नाट्यालेख लिखे जाने लगे। भरत मुनि से लेकर भारतेंदु तक यही परंपरा रही, संस्कृत हिंदी में, बांग्ला में भी और मराठी में भी यही रहा। उसमें भी अभिनेता हुआ, अभिनेता का ये रंगकर्म रहा और नाट्यालेख लिखा जाता रहा, परंपरा चली।
अब उसमें नाट्य वेद में दो बातें और कही गई हैं। पहली बात ये कही गई है कि जब तक उसकी समीक्षा न लिखी जाए उसकी सिद्धि नहीं होगी। अगर आप 27वां अध्याय पढ़ें तो उसमें 4 कारिकाएं दी गई हैं सिर्फ नाट्य समीक्षक के गुण और दोष के लिए, और प्रेक्षक यानी कि दर्शक के बारे में लिखा गया। तो दर्शक से हमारा कोई सरोकार नहीं है। दर्शक को जो आप परोसेंगे वो उसको देखेगा, आपके परिवेश में डिपेंड करता है उसको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। लेकिन नाट्य समीक्षा का काम है उस तरफ ध्यान दिलाना जिधर उन लोगों का ध्यान नहीं गया। इससे वो पूर्ण सिद्धि के लिए 4 अध्याय दी गई हैं, प्लस कुछ और बातें कही गई हैं जिसका आप समापन की ओर बढ़ रहे हैं तो हम उससे समापन भी करेंगे। उससे एक वोकेशनल स्टडी भी हो सकता है कि जॉब या नौकरी कैसे मिल सके, उसके बारे में भी लिखा हुआ है। अब हम आते हैं कि नाट्य समीक्षक कैसे उन चीज़ों की तरफ ध्यान दिलाएं जब वो अपने प्रेजेंट को ऑब्जर्व करेगा। जैसे हमारे यहाँ कई प्रयोग हुए, जैसे कहानी ले लिया गया और उसको रंग तत्व उसमें ढूंढकर उसको ड्रामेटाइज किया गया। ये बांग्ला में नहीं हुआ, हिंदी में नहीं हुआ, अंग्रेज़ी में नहीं हुआ, मराठी में नहीं हुआ, हिंदी में हुआ। सॉरी, मराठी बोलना था मुझे, मैं हिंदी बोल गया। हिंदी में हुआ, एक प्रयोग किया गया। कविता का भी रंगमंच हुआ, भारत भवन में मगध खेला गया, बहुत अच्छा रहा। कहानी का भी रंगमंच हुआ, 1.5 इंच ऊपर वगैरह निर्मल जी का था, बहुत बढ़िया हुआ, अच्छा प्रयोग था। इसका एक दुष्परिणाम भी हुआ, डिसएडवांटेज भी हुआ। जब से कहानी वो परंपरा बदल गई, लोगों के लिए आसान हो रंग कर्म के क्षेत्र में कि कहानी लो, अच्छी कहानी उसको ड्रामेटाइज कर दो। हिंदी में नाट्य समीक्षा की देरी इशारा कर सकता है कि मौलिक हिंदी नाट्य लेखन इसके परिणाम स्वरूप बंद हो गया है, तो आप वो प्रयोग भी करते रहिए। इसके समांतर मौलिक नाट्य लेखन को भी उत्साहित करते रहिए, क्योंकि नाटक के लिए पहली चीज़ है नाट्य लेखन, नाट्यालेख। इधर नाट्य समीक्षक इशारा कर सकता है, जो कि नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी बात हैं कि हम लोग रंगमंच को अभिनेता का माध्यम कहते हैं, और हम लोग बांग्ला थिएटर भी देखते थे। जो मॉडर्न बांग्ला थिएटर है वो शिशिर कुमार भादुड़ी से हुआ। शिशिर कुमार भादुड़ी को देखने के लिए पूरा बंगाल नाटक देखने जाता था, पूरा देश देखने जाता था थिएटर कलकत्ता में। क्यों देखने जाता था? उनके अभिनय से प्रभावित थे। उनको बाबू का नाटक देखने जा रहा है, एक प्ले सीता वनवास अगर हो रहा है तो 30 दिन तक वो 30 दिन देखते थे, क्योंकि 30 दिन वो अलग अलग ढंग से अपने कैरेक्टर को करते थे। उनको ये सेंस भी नहीं था कि हम किसी निर्देशक का नाटक देखने जा रहे हैं या निर्देशक ने क्या किया। इतना डोमिनेटिंग एक्टर था कि शिशिर भादुड़ी के नाटक देखने जाते थे। परंपरा आगे बढ़ी, उनके बाद की जनरेशन में लोग शंभू मित्र को देखने, तृप्ति मित्र को देखने, उत्पल दत्त को देखने और अजितेश बंदोपाध्याय को देखने जाने लगे। सेम मराठी में लोग सुलभा देशपांडे के अभिनय के लिए जाने लगे, नीलू फूले के लिए जाने लगे, मोहन आगाशे के लिए जाने लगे, सत्यदेव दुबे के लिए जाने लगे। किसी को ये सेंस नहीं आ रहा था कि हम कहानी का रंगमंच करें या निर्देशक का रंगमंच देखने जाएं। हिंदी में क्या हुआ? अब एक स्कूल ने पहले दिया कहानी का रंगमंच, निर्देशक फिल्मों में था, वहाँ से रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामा आर्ट में ये इसका कंसेप्शन गया, अच्छी बात हुआ। 30 साल पिछले शताब्दी का ले और अभी 30 साल ले, हमारे पास बहुत बड़े बड़े प्रणव निर्देशक हैं, जैसे बीवी कारंत, उसके बाद कावलम नारायण पाणिक्कर, रतन थियम, BM शाह, इब्राहिम अलकाजी, MK रैना, सीरीज है, ग्रेट लोग हैं, कोई बात नहीं। इसका डिसएडवांटेज क्या हुआ जिधर ध्यान दिलाना है नाट्य समीक्षक को, वो ये कि एक पाणिक्कर जी किसी शहर में यात्रा करते हैं अपना प्ले लेकर के, कर्णभारम, 40 लोगों की टीम होती है। लोग जाते हैं पाणिक्कर जी का प्ले देखने, किसी अभिनेता का नहीं, और वो देख के मुग्ध होते हैं, बहुत तारीफ करते हैं, जो बिल्कुल स्वाभाविक है, ऑब्वियस है। अखबार में खूब भूरी भूरी प्रशंसा छपती है। आप 2 दिन बाद किसी अभिनेता का नाम पूछिए, कोई नहीं बता पाएगा, न दर्शक, न अखबार वाला जो रिपोर्टिंग कर रहा है, न नाट्य समीक्षक। और 70 सालों से पाणिक्कर जी के सारे प्लेस के किसी भी एक्टर का नाम आज हम नहीं बोल सकते। आप हमें बताइए कमेंट में लिखकर कि आपने पिछले 70 साल में ये एक्टर याद है जो पाणिक्कर जी के प्ले में कॉन्स्टेंटली रहा है, रंगमंडल का सदस्य रहा है। सिमिलरली रतन थियम का कोई एक एक्टर बताइए, सिमिलरली आप और किसी का भी बताइए, BM शाह का एक्टर बताइए, या आप हबीब तनवीर का साहब को बताइए, नहीं बता पाएंगे। आप किसी
एक्टर को तब बता पाते हैं हिंदी थिएटर में जब वो फिल्म में जाता है, उसको नाम होता है, वो अपने बैकग्राउंड में लिखता है कि मैंने इस स्कूल से पढ़ाई की है, तब आप जानते हैं कि अच्छा मनोहर सिंह यहाँ से पढ़े हैं तो मुझे उस स्कूल में जाना चाहिए। लेकिन मनोहर सिंह को कब जानते हैं? जब आप फिल्म में उसको, उस एक्टर को तब। लेकिन 70 सालों में हमने इतने बीवी कारण के एक भी एक्टर को नहीं पहचाना। 1974 के बाद उन्हें चंद्रगुप्त ऑनवर्ड्स के करते आए थे, लेकिन हमने जाना हबीब तनवीर साहब का प्ले देखने जा रहे हैं। नाट्य समीक्षा का क्या काम है? वो ये जो दूसरी तरफ जो सोई हुई चेतना का अंश है उधर ध्यान दिलाना कि एक्टर्स मीडियम है, एक्टर्स को हम कैसे जाने, इधर भी ध्यान दें। निर्देशक का वो पक्ष जिसको नाट्य समीक्षा को लिखना चाहिए था वो हम लोग लिख सकते हैं। निर्देशकों ने हुआ हिंदी रंगमंच में फैल गया, उसका क्या नुकसान हुआ उधर हम लोग ध्यान दिलाएं। ऐसे करते 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 हम का स्तर क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। नाट्य समीक्षक इतना कुछ तरफ से गुजरा होता है, उसकी भी अपनी एक साधना होती है कलाकार की तरह, तब जाके वो एक नाट्य समीक्षक ठीक ठाक कर सकता है। और आखिर में जो मैं नाट्यवेद की एक बात बताने जा रहा था, होना चाहिए क्योंकि फिर वो नित्य मिस तो उत्तर है कि लोकस्या से सर्वस्व नाट्यम भावानुकीर्तनम, तो मतलब तीनों लोकों में जितने भी भाव हैं उसका भावानुकीर्तन, उस भाव का अनुकीर्तन ही नाट्य है। अब एक्टर ये बोलेगा कि तीनों लोक में हम कैसे जाएं, पाताल में कैसे जाएं, स्वर्ग में कैसे जाएं, तो ये नाट्य समीक्षक को समझाना पड़ेगा कि वहाँ पाताल नहीं है। इसका सीधा से मतलब है हमारा जो कॉन्शियसनेस चित्त है वो सत रज और तम तीन प्रकृति तत्वों से बना है, और उसमें ड्रीम, वेकिंग और स्लीप तीन स्टेट्स होते हैं जिसको हम लोग जीते हैं। तो ड्रीम में जो हम देखते हैं और वेकिंग में जो देखते हैं और स्लीप में जो देखते हैं, डीप स्लीप में, उसमें जो अभी इमोशंस बताना नाट्य समीक्षक का कार्य है। तो नाट्यशास्त्र एक और अच्छा काम ये भी करता है, वो बोलता है कि ड्रामा स्कूल में पढ़ने गए हैं, जो संगीत की स्टूडेंट्स पढ़ने गए हैं, आप ये उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते हैं कि कोई अखबार में जो रोडवेज और पावर हाउस और एडमिनिस्ट्रेशन और क्राइम देखता है वो संगीत पर लिखने से पहले पंडित किशन महाराज जी से तबला सीखे और फिर तबला पर लिखे। ऐसा उम्मीद नहीं की सकती, करना भी नहीं चाहिए। नाट्यवेद कहता है कि जो व्यक्ति ये पढ़ाई कर रहा है इसके म्यूजिक में, या आपने बी ड्रामा एम ड्रामा किया, आपने डिप्लोमा किया ड्रामा में, आप अगर अभिनय करने में अपने आप को प्रतिभा में नहीं पा रहे, अगर आप ड्रामा स्कूल या म्यूजिक स्कूल से पढ़े हैं, आपने 6 साल 5 साल दिया है, आप पा रहे हैं कि आप में करने की या गायन की, अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, आप टीचर भी होने की आप में योग्यता नहीं है, पीएचडी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है, आप में लिखने का गुण है, आप 15 दिन का एक वर्कशॉप करिए और उस वर्कशॉप में आप नाट्य समीक्षक बनिए, क्योंकि नाट्य समीक्षक की ज़रूरत भी है। अब अखबारों में इसकी चेतना काफ़ी बढ़ चुकी है, उसमें आपको उतनी पैसा सैलरी मिलेगा जितना रंग मंडल से शायद मिलता हो। तो ये एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई है कि आप एक नाट्य समीक्षक भी बन सकते हैं। आप अभिनेता ही मत जाइए, क्योंकि नाट्य समीक्षक को भी अभिनय जानना होगा। मुझे लगता है कि ये मैंने अभी क्रिटिक उठा दी, जिस पर हम लोग आने वाले 5-6 दिनों में बात कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में सारे मेरे अग्रज इस पर बोलने वाले हैं। वो नाट्य समीक्षक हैं, जेन्युइनली नाट्य समीक्षक हैं, वो मुझसे भी बेहतर समझ रखते हैं, वो आपको बताएंगे। लेकिन ये मैंने कुछ बिंदु रख दिया, होता है ना कि विषय प्रवर्तन, या इसको कीनोट एड्रेस बोलते हैं, जिसका हिंदी अनुवाद किया गया है कि बीज वक्तव्य, जो कि गलत है, हमारे यहाँ पहले से है। जैसे डिकंस्ट्रक्शन के लिए हिंदी अनुवाद करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। पुनर्नवा पहले से कीनोट एड्रेस के लिए है प्रवर्तन। तो मैंने एक विषय प्रवर्तन कर दिया कि नाट्य समीक्षा पर अगर बात करनी हो तो यहाँ जो अभी 1 घंटे में हम लोगों ने की, मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल आकाशवाणी के उद्घोषकों की तरह नहीं बोलूँगा पसंद आया तो चिट्ठियाँ लिखें, बल्कि मेरा जब मैं इसके में जो मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, जो जाहिर है मुझसे प्यार करते हैं, उनको शायद अच्छी लगी ये बातचीत, उनके प्रश्नों को मैं पढ़ूं और उन पर उत्तर दूं। अगर ये जो हमारे ऑर्गेनाइज़र है जिन्होंने मुझे दिया, जिनके लिए मैं सचमुच कृतकृत्य हूँ, विशेषकर सुमित श्रीवास्तव का, जिन्होंने वाराणसी थिएटर पेज बनाया, उन्होंने मुझे इसके लिए अवसर दिया, विशेषकर
दूसरे अमन जेटली जी, जो 9 लिम्स जो ये संस्था बनाई है और लगातार क्रिएटिव फर्टिलिटी के साथ वो काम कर रहे हैं और मुझे लगता है ये हमेशा फर्टाइल ही रहेगा। तो अमन, मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ सुमित श्रीवास्तव जी, अमन जेटली जी और उनकी पूरी टीम जो पीछे रहती है, जिसके बगैर उनके लिए प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। अगर वो मुझे देंगे तो मैं उन शायद दे पाऊँ, अगर मेरे अंदर योग्यता है तो। सरिता जी नमस्कार, आपने लिखा है नाट्यशास्त्र की सुंदर समीक्षा, हालांकि वो इतना बृहद आकर ग्रंथ है कि सुमित पांडे जी हैं, इन्होंने लिखा कि अभिनय की प्रैक्टिकल टेक्निक्स पर भी कुछ प्रकाश डालें। मैं आपको सिर्फ सूचना दे सकता हूँ अभी, क्योंकि हमारे यहाँ जो वेस्टर्न टेक्निक्स हैं एक्टिंग के, उन मेथड्स को हमारे यहाँ विशेषकर हिंदी थिएटर में बार बार यूज़ किया गया है। उससे पहले हमारे यहाँ जो नाट्यशास्त्र में सैकड़ों टेक्निक्स बताए गए हैं 6000 श्लोकों में, उसमें से 37 अध्याय हैं। 37वें अध्याय को मर्ज करके 36वां बनाया गया है। 36 अध्यायों में से हर अध्याय से एक एक एक्टिंग टेक्निक लेकर के मैंने 36 एक्टिंग टेक्निक्स की किताब लिखी है, जो रिहर्सल फ्रेंडली बुक है, अभिनय शास्त्र। वो हिंदी में भी अंग्रेजी में भी है और ये वागीश जी हैं, विद्यालय में वो संपादन कर रहे थे रंग प्रसंग का। उन्होंने मुझसे आर्टिकल लिखवाया था अभिनय विशेषांक में और उन्हें कहा था कि आप अपनी मोटी किताब लिखते रहिएगा, अभी हमारे विद्यार्थियों के लिए एक स्लिम बुक दे दीजिए, रिहर्सल फ्रेंडली हो, जो एक्टर्स मैनुअल हो, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें 36 एक्टिंग मेथड नाट्यशास्त्र दिए हुए हैं। जब आप वो पढ़ेंगे तो आपको मेसनर नहीं पढ़ना होगा, स्टैनिस्लैविस्की नहीं पढ़ना होगा, बेस्ट नहीं पढ़ना होगा, ग्रॉड्स्की तो पढ़ना नहीं ही होगा, क्योंकि ग्रॉड्स्की जो है यूजीनियो बारबा के साथ इंडिया आए थे और नाट्यशास्त्र पढ़ के उन्होंने अपना एक्टिंग टेक्निक डेवलप किया था। योगेंद्र जी बता रहे हैं बहुत ही सार्थक व्याख्यान, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। इसके बाद वसुंधरा जी ने धन्यवाद दिया, बहुत सुंदर बिंदु हैं, बहुत बहुत वसुंधरा जी आपका मैं आभारी हूँ। और इसके ऊपर आ रहे हैं कुसुम मिश्रा जी, वेरी नाइस सर, थैंक यू कुसुम जी। फिर दिव्यांशु जी ने लिखा है कि आजकल अधिकांश हैं या एकदम शत्रुवत हो जाते हैं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आलोचक समय नाट्य हित की बात करें, इतनी नकारात्मकता क्यों है आजकल आलोचकों में? और मुझे लगता है कि इसका उत्तर मैं दे चुका हूँ कि प्रशंसा और निंदा होता ही नहीं है, समीक्षा का मतलब होता ही नहीं, इसलिए समालोचना कहा गया है इसको। इसमें प्रशंसा के लिए कोई जगह नहीं है, निंदा के लिए कोई जगह नहीं है। वो मैंने पहले ही बता दिया कि जहाँ पर जो जिस चेतना में काम कर रहा होता है रंगकर्मी, उसकी चेतना के अलावा भी चेतना का एक दूसरा प्रकाश पक्ष है, उसको उजागर करना, उसको उसमें ऐड करना, जोड़ना, ताकि वो पूर्ण हो। ये मैं बता दिया हूँ पहले कि समीक्षा में कहीं भी प्रशंसा लोग देख रहे हैं। अष्टभुजा भाई बिल्कुल अभिवादन स्वीकार कर रहा हूँ दादा, सादर अभिवादन स्वीकार कर दादा। कहता हूँ कि आप, मेरा सौभाग्य कि आप जैसे कलाकार, आप नौटंकी के सिद्धस्त कलाकार हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, मेरा सौभाग्य है। फिर चिराग ने लिखा है, खूब सुंदर लेक्चर सर, आपका मैं भी आभारी हूँ, मैं बहुत अपने आप को आप्लुत और महसूस कर रहा हूँ। उसके बाद नरेंद्र आचार्य जी देख रहे हैं, मेरा प्रणाम आपको, मेरे अग्रज भी मुझे देख रहे हैं, मुझे वो लायक बना दे रहे हैं कि मैं देखने लायक या सुनने लायक बनूं। उमेश भाटिया का सवाल है कि कामू या ब्रेस्ट के नाटक मूलतः फ्रेंच या जर्मन में लिखे गए हैं, किसी और भाषा में लिखे गए नाटकों को हिंदी में पढ़कर यदि कोई समीक्षा किसी समीक्षा करने जाएगा तो उसे कितनी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा? बहुत अच्छा सवाल है ये, क्या ख्याल रखना चाहिए, कृपया स्पष्ट करें। सबसे पहले मैं बता दूं कि एल्बert कामू ने फ्रेंच में लिखा, जाहिर सी बात है, ब्रेस्ट ने जर्मन में लिखा, उसका अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ और हिंदी अनुवाद भी हुआ है, ठीक है। अंग्रेजी अनुवाद आप पढ़िए, क्योंकि ऐसी भाषा है जिसको पूरे विश्व साहित्य को पढ़ सकते है वो कि सुझाव है, आप अंग्रेजी में पढ़िए। इसके बाद हिंदी में भी किया गया है, एल्बert कामू की हिंदी में पढ़ें, का हिंदी अनुवाद पढ़िए, उन्होंने बहुत अच्छा किया। उन्होंने जिया पॉल सार्त्र का, कामू का, ब्रेस्ट का, सभी का हिंदी अनुवाद किया है। आप उस अनुवाद को पढ़िए जो अनुवाद अच्छा हुआ है, जिसमें अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ा गया है, जिसको अनुवाद का मतलब ही होता है कि आप जिस भाषा में पढ़ रहे हो आपको लगे कि ये नाटक उसी भाषा में लिखा गया है ना, अनुवाद यही होता है। तो आप जब एल्बert कामू या ब्रेस्ट के नाटक हिंदी में वल्लभ सिद्धार्थ का पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि उन्होंने हिंदी में लिखा है। इसी तरह से चेखोवियन जो नाटक हैं, चेखोव के नाटक हिंदी में अनुवाद जो वल्लभ सिद्धार्थ ने किया है या जो बांग्ला में अजितेश बंदोपाध्याय ने किया है, वो उपयुक्त अनुवाद है। आप राजेंद्र यादव जी का हिंदी चेरी की बगियाँ, जो कि
बिल्कुल नहीं मत पढ़िए, क्योंकि वो अनुवाद अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है कि अगर आप शुरू के दृश्य में उसमें देखिए कि जिनका वो फ्लैशबैक याद कर रहे हैं वहाँ के लोग कि वो अभी आने वाली हैं, और वो कि कभी मैं बचपन में नाक से खून बह गया था तो उन्होंने मुझे कहा था कि अब अभी मत रो, ठीक है, ये रोने को ऐसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। तो राजेंद्र यादव जी ने इसको लिखा है कि ये जो तुम रो रहे हो इसको अपनी चेखव ने लिखा ही नहीं है। तो आपको एंटन चेखव का इंग्लिश मशीन आता है तो और अच्छी बात है, लेकिन तब आप हिंदी में लोगों ने अपने मन से भी बहुत सारा जोड़ा है, तो जो मन से जोड़ा है उसको मत पढ़िए, जो अच्छे ढंग से किया गया उसकी मैं आप करिए। और को मुझे लगता है कि नाटक देखने से पहले नाटक पढ़ना चाहिए, नाट्य का शास्त्र पढ़ना चाहिए, सब पूरब का पश्चिम का सब। और आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि जो अनुवाद किए गए हैं उसको हिंदी में पढ़ के भी कर सकता है, मैंने तो बता ही दिया। अगर वो हिंदी अनुवाद अच्छा हुआ है तो ऐसे ही लिखा लगेगा जैसे वो हिंदी में ही, तो उसमें करके समीक्षा करने में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। आप चाहें तो अगर स्पष्ट नहीं हुआ है तो आप और पूछ सकते हैं। वसुंधरा जी, वाह, बहुत सुंदर और सही चर्चा। चलिए, मैं आभारी हूँ आपका। आप ग्वालियर की वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। और हरविंदर कौर बबली जी, अरे मैं तो आपका प्रशंसक हूँ। हिंदू की समीक्षा बहुत अच्छी होती है जी, हिंदू की समीक्षा अच्छी होती है। और अब तो रंगकर में कुछ और लोग, कई लोग हैं जो पहले से लिखते आ रहे हैं, जो रिटायर भी हो गए हैं। और दी हिंदू के फ्राइडे रिव्यूज़ में मैं 2003 से लेकर 13 तक 10 साल मैंने लिखा। के बाद मुझे बीच बीच में ड्रामा पर भी लिखा है, क्योंकि उसमें सबको, वेंकटरमन जी आप सिर्फ डांस पर लिखेंगी, आप ड्रामा पर लिखेंगे, आप फिल्म पर लिखेंगे, और आप क्लासिकल म्यूजिक, तो वहाँ पर ये इसमें कोई डाउट ही नहीं कि हिंदू जिसको कलाकार भी पढ़ते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं। रविशंकर जी को अगर पढ़ना होगा अपनी समीक्षा तो हिंदू ही पढ़ेंगे, अमजद अली खान साहब को पढ़ना होगा तो हिंदी ही पढ़ेंगे। तो उसमें जब वो खुद तबला वादक हैं और संगीत पर लिखते थे, ऐसा हिंदी में क्यों नहीं है, ये मेरा प्रश्न है कि नाट्य समीक्षक खुद प्ले क्यों नहीं करता, खुद प्ले राइट क्यों नहीं है। अगर नहीं लिखता कोई ज़रूरी नहीं है। माने अंडे के गुणों के बाद बने और अंडा दें तब बात कर सकते हैं, करेंगे भी होगी और अभिनय भी आप करते होंगे तो बेहतर लिख पाएंगे। इसलिए बांग्ला में, मराठी में मोहन नाडकर्णी वगैरह लिखे हैं संगीत के बारे में, बहुत अच्छा लिखा गया है। हिंदी के नाट्य समीक्षक भी ऐसा कर सकते हैं, करते ही होंगे, शायद मुझे जानकारी नहीं है। इसलिए हिंदू की समीक्षा अच्छी है, क्योंकि उसमें जैसे अंजना राजन लिखती हैं, खुद डांसर हैं, वो डांस पर लिखती हैं, हिंदू से जुड़ी, लेकिन वो अंजना राजन डांस पर लिखेंगी तो अच्छा लिखेंगी ही, क्योंकि खुद डांसर है, भरतनाट्यम डांसर है, और उन्हें बहुत अच्छी डांसर से, गुरु से सीखा है। सरिता जी लिख रहे हैं कि कठिन मांग ली है कि मेरी भाषा में संस्कृत, बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी चारों भाषा आती है। मेरा ब्रॉटअप ही ऐसे कल्चर में हुआ है और प्रयोग किया हूँ। जो आम जनता बोलती है उसको नहीं किया हूँ, क्योंकि वो अशुद्ध बोलती है, तो सम्यक शब्दावली कई बार कठिन लगती है। तो हम पाठक को भी चाहते हैं, श्रोताओं को भी, कि वो भी इसके अनुकूल बना देना। बहुत बढ़िया चर्चा है। हरविंदर जी लिखा है, सो गुड टू हियर यू। हरविंदर जी, आपका आभार। मैं आपका प्रशंसक हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर आए थे और आपने एक प्ले किया था जिसको मैंने देखा था। मैं उसी दिन से आपको ढूंढ रहा था कि इतनी अच्छी एक्टर हमारे देश में है, और मैं पहले तो बबली जी, मैं आपसे कह रहा था कि मैं वो नाटक का नाम बार बार भूल जाता हूँ और आप मुझे बार बार याद दिलाती हैं। फिर एक बार शाम, फिर वो शाम, ऐसा कुछ नाम था। मुझे आपका अभिनय याद है, आपकी वो एनर्जी याद है, आपका वो स्थायित्व याद है, जो आपकी ठहराव, जैसे कुलभूषण खरबंदा जी का मैं सखाराम देखा था, एक इमोशन पर कैसे स्टे करते हैं, वो मैं आपका देखा था और मुझे बहुत अच्छा लगा था, और जिसकी बार बार मैं प्रशंसा करता हूँ। वो अद्भुत आपने अभिनय किया था। आपसे लोग सीखना चाहिए आपके अभिनय को देखकर। फिर और बहुत लोग, चिराग ने प्लीज़ डू समथिंग वीडियो। अच्छा, आचार्य जी ने, सरिता जी का हो ही गया है। आप सरिता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लिखा इतना सुंदर लेक्चर और इंटरप्रिटेशन। अमलेश जी, अरे वाह, एक और अच्छे रंगकर्मी, अच्छा लग रहा है। अमलेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अभिनंदन। और
बहुत सारे लोगों ने देखा ही स्वागत। भौमी जी आपका वरिष्ठ आपने इसको देखा, ये बहुत अच्छा लगा। राम सर, दिव्यांशु, आनंद, बहुत लोगों ने आनंद, कोयल, किचु सोना जाच्छे ना, अगला अमिता परवा, अमिता जी नमस्कार। तो मुझे लगता है कि प्रशांत जी और भी बहुत लोग हैं। मुझे लगता है कि हमारे भारतीय परंपरा वहाँ विराम और विश्राम होता है, तो मुझे यहाँ विश्राम करना चाहिए अब थोड़ा, ताकि आप आगे भी चलें। कल से जो हमारे और वरिष्ठ अच्छे नाट्य समीक्षक लोग बोलने आ रहे हैं, मैंने बस एक वितान किस परिप्रेक्ष्य पेश किया, एक पर्सपेक्टिव कि वैदिक जो नाट्यवेद है उस समय के नाटकों से लेकर के संस्कृत भाषा में लिखे नाटकों से लेकर 2020 तक में जो आज पूरे एक परिप्रेक्ष्य को, परिदृश्य को सामने रख दिया, ताकि सब लोग इस पर अच्छे से बिंदुओं को मैंने निर्धारित कर दिए ताकि इस शिक्षा के। और मैं तो ये भी प्रस्ताव रखना चाहूँगा कि जब डिजिटली हम लोग प्ले कर रहे हैं, डिजिटली हम लोग म्यूज़िक परफॉर्म कर रहे हैं, अभी बनास घराना इतना सुंदर हुआ, उसमें हमने डांस देखा, और अगर हमने गाना सुना, हाँ, और अगर हमने वादन सुना, और हमने अभिनय। विराम देने से पहले जो मैं समापन बिंदु आपको बता रहा था, अगर हम लोग आज 2-3 महीने से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम लोग यदि सारी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे हम लोग उसमें अभी वाराणसी थिएटर नहीं किया इसको, सुमित जी ने, अमन जी ने, लोगों ने मिलकर किया, प्रशांत, कि अगर हम किसी का गायन देख रहे हैं, वादन देख रहे हैं, नृत्य देख रहे हैं और अभिनय देख रहे हैं, क्योंकि यह भी हुआ 1 मई से शुरू हुआ था, जिसमें शुरू में हम लोगों ने अभिनय देखा, अच्छे योग्य रंगकर्मियों का वरिष्ठ, उसके बाद हमने गायन वादन नृत्य देखा, तो क्यों ना संगीत समीक्षक या ये मेरा अंतिम प्रस्ताव है विराम देने से पहले, कि हम अखबारों में लिखने से पहले क्यों ना डिजिटली उस नाटक के बारे में और संगीत के बारे में हम समीक्षा कर लें, और वो डिजिटली इसको पढ़ा भी जाए, अखबार में भी छपे। तो इस के साथ मैं इसको यहीं विराम देता हूँ, और एक बार फिर से थिएटर और सारे जो मेरे ये मित्र और शिष्यगण सुन रहे हैं, सभी लोगों को का मैं अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। आपसे मैं विदा लेता हूँ। मुझे अगर आप में से किसी, क्योंकि इसमें मुझे इतने दिख रहे हैं प्रश्न, सभी मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, अगर किसी का प्रश्न वगैरह छूट गया है तो हम लोग बाद में भी इसको इसमें एक अभी कई जुड़े हैं, इसमें लास्ट में ये भी है कि तो लिखा थी हिंदी अखबारों में खुद निर्देशक अपने नाटक की समीक्षा ले, बिल्कुल सही, पत्रकार जाता ही ये विज्ञप्ति लेने, उसको नाटक देखने की समय नहीं है, फोटोग्राफर को बेचारे को जाएगा तो उसको दे नहीं पाएगा, और नाट्य समीक्षक तो जाता भी नहीं है, रिपोर्टर जाता भी नहीं है, फोटोग्राफर आकर के से वो प्रेस विज्ञप्ति ले लेता है, तो प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर लिखा जाता है, अखबार में फोटो छप जाता है, अब बाकी दिन रखकर भी खुश हो जाता है। हम का पहले ही कर रहे हैं कि रिपोर्टिंग पर बात नहीं कर रहे हैं, न्यूज़ पेज में छपने वाले नाटक के बारे में जो कुछ भी सूचनाएं छपती हैं उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग नाट्य समीक्षा की बात कर रहे हैं, जो 1 सप्ताह बाद प्रकाशित होता है, एक पृष्ठ अपने आप अप्रासंगिक हो जाता है कि निर्देश और छप जाता है। वो समीक्षा नहीं लिखते हैं, सूचनाएं लिखते हैं, वो प्रेस विज्ञप्ति, और फोटोग्राफर के अनुपस्थिति में उस विज्ञप्ति को लेता है, अगले दिन वो छप जाता है। तात्कालिक लाभ लेने, तात्कालिक रूप से अपने आप को देखने के लिए कि मेरे नाटक के बारे में छपा है, तो इसको उठाया रंगकर्मियों ने। उसी का एक दुष्परिणाम ये भी है कि नाटक का वो इंतजार नहीं लिखे जाने का है, उन्हें आप